जयराम जी की मित्रों, मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला मित्रों आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखूंगा आज। मित्रों, कोरोना महामारी हमारे देश में ही नहीं लगभग पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अब पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है मित्रों। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में कोरोना महामारी से निपटने का कार्य किया गया, यह संतोषजनक नहीं था। मित्रों, हमारे देश के नागरिकों में अपूर्व साहस है। वो किसी भी संकट से बहुत ही सरलतापूर्वक किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और कर सकते हैं और किए भी हैं। कई बार साबित भी किया है देश के नागरिकों ने, क्योंकि इस संकट में भी, कोरोना महामारी के संकट में भी हमारे नागरिकों ने काफी एकता दिखाई है। और एकता ऐसी दिखाई है कि हमारे देश के तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने या नागरिकों ने एकजुटता दिखाते हुए जगह जगह पे खाद्य सामग्री बांटी, पका पकाया भोजन भी बांटा। उसके बाद में जहां जैसी जरूरत पड़ी, लोगों को जैसी समस्या दिखी, उस तरह से मदद भी किया लोगों का, और काफी मदद की है और अभी भी कर भी रहे हैं। हमने मुंबई शहर में देखा है, घूम के लोगों से मिल करके, लोगों से बातें करके देखा है मित्रों। उनमें से काफी लोगों के मुंह से, सब लगभग 80% लोगों के मुंह से यही निकला कि स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमारी मदद किया और काफी मदद किया। हमारे घर में खाना नहीं था तो हमें खाना पहुंचाया, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया, चावल दाल सूखा अनाज, जो भी जैसे संभव हो सका। लोग अपने आस पड़ोस में भी राशन बांटे हैं। तो ये हमारे देश की एकता अखंडता की बात है मित्रों। हमारे देश के नागरिकों में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की जो परंपरा रही है, एक दूसरे के संकट को अपना समझकर अपने सिर पर लेने की जो परंपरा रही है, उसका बखूबी से पालन किया है हमारे देश के नागरिकों ने। और इनके अंदर अभूतपूर्व साहस है, ये किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र के लोग और सरकारों ने सहायता उपलब्ध कराई है मित्रों, उसका वर्णन करना तो बहुत ही कठिन काम है। कि किसी सरकार ने कभी पूछा नहीं कि आपको खाना मिला कि नहीं मिला। जहां कहीं बंटवाया, बिना नमक हल्दी वाली खिचड़ी बंटवा दिए। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। सरकारी उपेक्षाओं से त्रस्त होकर गरीब मजदूर शहरों से गांव की तरफ पलायन करने लगे, क्योंकि भूख तो सहन नहीं हो पाएगा। एक बार आदमी बीमारी सहन कर लेगा, लेकिन भूख एक दिन से ज्यादा सहन करना शायद संभव नहीं होगा किसी के लिए भी। ये तो बेचारे मेहनत कश गरीब मजदूर थे। जो भी है, जिसके पास जैसे सुविधा मिला, लोग यहाँ से निकल लिए। कोई पैदल तो कोई ट्रक में, कोई गाड़ी में, जैसे जिसको सुविधा मिला भेड़ बकरियों की तरह यहाँ से निकले। अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवी, पूरे परिवार को लेकर के यहाँ से ट्रकों में जाते हुए कई बार सोशल मीडिया पे हमने देखा, वीडियो भी आए, फोटो भी आए। काफी दुख भी हुआ कि बताइए ऐसी स्थिति है मित्रों। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश की यूनिटी बहुत मजबूत है, नागरिकों की, नेताओं की नहीं। लेकिन हमारे देश में मित्रों 29 राज्य हैं, लेकिन 29 राज्य का व्यवहार 29 देश के जैसा है। जैसे एक देश अपने देश के अंदर किसी दूसरे देश को बर्दाश्त नहीं कर पाता या किसी दूसरे देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही व्यवहार हमारी सरकारों ने किया है मित्रों। एक स्टेट की सरकार ने दूसरे स्टेट की सरकार को नीचा दिखाने का काम कोशिश किया और सहयोग की बात नहीं हुई। अगर किसी ने अपने नागरिकों के लिए भलाई के लिए सरकार से बात किया, हाँ कर देंगे, लेकिन बात वही ढाक के तीन पात। मित्रों, इस संकट की घड़ी में अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय होता
और राज्यों के बीच में सामंजस्य बैठाया होता तो शायद संकट इतना भयंकर नहीं होता और काफ़ी कुछ बदला जा सकता था, परिस्थितियों से लड़ा जा सकता था। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के बीच में तालमेल बैठाने में कमी दिखाई, ठीक संकट वैसे ही बढ़ता चला गया। तो मित्रों, फिर भी जो भी है ठीक है मित्रों। अब वो बात नहीं है, अब वो शासन प्रशासन नहीं है, अब बात सरकार की नहीं है, अब बात पार्टी की होती है। मित्रों, कई बार हमने ऐसा महसूस किया कि यहाँ पे दूसरे पार्टी की सरकार है, वहाँ पे दूसरे पार्टी की सरकार है, तो वो पार्टी की सरकार इस पार्टी की सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी, और सपोर्ट करेगी तो जबानी सपोर्ट करेगी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन हकीकत का सपोर्ट नहीं होता। मित्रों, बहुत बड़ा संकट है। भगवान ही रक्षा करे देश का और देश के नागरिकों का, और सद्बुद्धि प्रदान करें इन सरकारों को, इन नेताओं को जिनके अंदर ऐसी बुद्धि समाई हुई है। मित्रों, हम नेता बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। हमारे बीच में बहुत से नेता आए और सबने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी। अभी भी एक नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने जनता के लिए, जनता के साथ मिल कर के सड़क पर उतर के संघर्ष किया, लोगों के लिए लाठियां भी खाई, जेल में भी गए, लेकिन लोगों के लिए और जनता के लिए आंदोलन किया उन्होंने। उसके बाद में हमारे देश में एक नेता और थे, जिनका भाषण सुन करके हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। मित्रों, जब वो संसद में बोलते थे तो आम आदमी के जीवन के तकलीफों का सजीव चित्रण वो संसद की दीवारों पर कर दिया करते थे, जिसको मिटाना शायद सत्ता पक्ष के लिए बहुत भारी होता था और नहीं मिटा पाता था। इतने प्रतिभाशाली नेता थे, जनता की तकलीफों को ऐसे वो संसद के पटल पे रखते थे कि जैसे उन्होंने इन तकलीफों को खुद झेला हो, खुद जिया हो। ऐसे जनता की आवाज उठाने वाले नेता थे हमारे बीच में। जयप्रकाश नारायण जी का हमने उनको देखा तो नहीं था मित्रों, लेकिन इतिहास में पढ़ा है उनका नाम कि उन्होंने जनता के लिए लाठियां खाई, घायल हुए और मर गए। और हमने ऐसे ऐसे नेताओं का भी नाम सुना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, डॉक्टर हेडगेवार जी, और काफ़ी नेता हुए, और कांग्रेस में भी बड़े बड़े दिग्गज हुए। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, कमलापत त्रिपाठी जी हुए, ललित नारायण मिश्रा जी हुए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, सरदार पटेल जी हुए। एक से एक धुरंधर नेता हुए जिनके पीछे जनता चलती थी और वो कभी जनता के आगे नहीं चलते थे। ये भी एक खास बात है मित्रों कि जिनके पीछे जनता चलती थी और वो कभी जनता के आगे नहीं चलते थे, हमेशा जनता के साथ चलते थे, जनता के लिए चलते थे और जनता के लिए जीते थे। सबसे बड़ी बात ये थी मित्रों, महंगाई पहले भी आती थी, महंगाई अब भी आती है। महंगाई पहले आती थी, पेट्रोल का दाम बढ़ना है, डीजल का दाम बढ़ना है, 2 दिन पहले ही पेपर अखबार में छप जाता था। लोगों में हंगामा होता था, लोग एक रात पहले ही डीजल पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, ऐसे कि जैसे अब इनको आज भरवा लेंगे डीजल पेट्रोल तो इनको फिर कभी नहीं भरवाना पड़ेगा। लेकिन लोग भरवाते थे, तब भाव बढ़ता था मित्रों 8 आना 1 रुपया, और वो भाव इतना ज़्यादा लगता था कि उसके लिए काफ़ी संघर्ष होता था। फिर बाद में सरकारों में और जनता में समझौता होता था कि भाई चलो अच्छा इतना कम कर देते हैं। हमने ऐसी ऐसी सरकारों को देखा है मित्रों कि 8 आना 1 रुपया भाव बढ़ाने के बाद भी संघर्ष होता था और उसमें सरकारें झुकती थी जनता के सामने। लोगों को मालूम पड़ता था कि अब भाव बढ़ने वाला है। रेल का टिकट का किराया बढ़ता था 1 रुपया 2 रुपया, कभी कभी अगर लंबी दूरी जाना है तो 10 रुपया 5 रुपया। उसके लिए भी रेल रोको आंदोलन होता था, लोग रेल पे उतर जाते थे और कहते थे कि बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया, और हंगामा होता था और नेता और कोई और नहीं था।
जो आज सत्ता पक्ष में हैं, इनके ही नेता विपक्ष में रहते थे उस समय, जो कि कहा करते थे कि बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। मित्रों, आज उन्हीं के पार्टी के वंशज, मतलब उन्हीं के वंशज भाई उन्हीं के पार्टी में हैं और उन्हीं के मतों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये उनके मतों से बहुत भिन्न हैं। लेकिन अब कहने के लिए तो कहते हैं कि हम उनके सपनों को साकार करने के लिए मैदान में आए हैं। लेकिन मित्रों, ये लोग आज उतरे हैं और सत्ता पक्ष में हैं। कब डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, जब हम पंप पे जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आज 1 रुपया 2 रुपया लीटर पीछे बढ़ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो लाइन भी नहीं लगती, अब रोड भी जाम नहीं होता, न भारत बंद होता है, न कोई तकलीफ होती, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। रेलवे का किराया कब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का होगा, कब 50 का होगा, पता नहीं। लंबी दूरी की ट्रेनों का भाड़ा कब 50 रुपया बढ़ेगा कि 100 रुपया बढ़ेगा, पता नहीं। अब महंगाई नहीं बढ़ती है, अब लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि मित्रों विपक्ष नहीं है। और विपक्ष नहीं है तो उसमें दोष जनता का नहीं है, उसमें दोष विपक्ष का ही है, क्योंकि जनता ने उसको बहुत मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। इसके लिए आज विपक्ष नहीं है, देश में केवल एक ही पक्ष है, सत्ता पक्ष है। दूसरा चौथा स्तंभ जो कहा जाता था मीडिया, वो तो आज सत्ता पक्ष के गुलाम है, और जो सत्ता पक्ष बोलेगा वही वो करते हैं। उन्होंने कभी जनता की बातों को मीडिया में नहीं उठाया, न्यूज में नहीं दिखाया, उन्होंने खाली सरकार की ही बातों को न्यूज में दिखाया है, न्यूज में रखा है। मित्रों, हमारे देश में आज कहते हैं कि जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण ऐसी समस्या आ रही हैं जो कि लोगों तक हम सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मित्रों, जनसंख्या नियंत्रण का काम किसका है? आम जनता का नहीं है। जब आम जनता सहयोग देती है, जब सरकारें कानून बनाती हैं, एक्शन में आती हैं। मित्रों, 1974-75 में एक बार इंदिरा गांधी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया था, उसमें भी भेदभाव था, वो बराबर कानून नहीं था। किसी को उनके धर्म के अनुसार संतान पैदा करने की छूट थी, तो किसी को उनके धर्म के अनुसार था कि नहीं, आपको ऑपरेशन कराना होगा, नहीं नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मित्रों, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है। ये लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, किसी के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। अगर मुसलमानों के शरीयत में, कुरान में नहीं लिखा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तो हिंदुओं के गीता, रामायण, महाभारत में भी नहीं लिखा है। किसी से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाकी उपनिषद, गीता, रामायण, आप जितने भी उठा करके देखो, मनुस्मृति, किसी में भी नहीं लिखा है हिंदुओं के लिए कि आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है या ऑपरेशन कराना है। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि देश हमारा है, जनसंख्या बढ़ेगा, संसाधन कम होंगे, संसाधन कम होंगे तो सुविधा कम मिलेगी। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रण में रखना है, जिससे संसाधनों का भरपूर सहयोग मिले और सुविधा का उपयोग हो सके। इसके लिए मित्रों, हमारे राष्ट्रपति जी को खुद आगे आकर के अपील करना पड़ा, मांग करनी पड़ी कि जनसंख्या नियंत्रण करे सरकार। लेकिन आज भी सरकार सुसुप्त है। 6 साल हो गए मित्रों श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बन करके, लेकिन इन्होंने कभी भी जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। इनके तो विचार ही समझ में नहीं आ रहे हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में फेल हैं, रोजगार के क्षेत्र में फेल हैं। इनके खाली कुछ ऐतिहासिक काम है, जैसे धारा 370, इनका ये एक ऐतिहासिक काम है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और उसके बाद में एक राम मंदिर का निपटारा। मित्रों, ये झगड़ा खत्म करके मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका तो जितना जो है समर्थन किया जाए कम है। तीसरा सीएए भी उतना देश हित में तो नहीं लगता हमें, या उतना देश के नुकसान, उसका तो क्या है वो तो भगवान जाने। सीएए से हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं समझ में आता। लेकिन इनके ऐसे और कोई काम नहीं समझ में आए कि जिससे कि काम में कुछ समझ में आए। इन्होंने नौकरशाहों में भ्रष्टाचार को कम नहीं किया, उल्टा सांसदों का पगार बढ़ा, विधायकों का पगार बढ़ा, पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों का पगार बढ़ा। लेकिन इन्होंने कभी प्राइवेट सेक्टर में ध्यान नहीं दिया कि आज भी लोग 6,000 से लेकर 15,000 के बीच में जूझ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। 8 घंटा के बजाय 12 घंटा के इनसे नौकरी कराई जा रहे हैं। मित्रों, चूंकि अब हमारा समय खत्म हो गया है, शेष चर्चा हम अगले वीडियो में जरूर कभी करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों, और शेयर भी करते रहिए साथ में। जय हिंद,
जय भारत।